हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है आपका 6th के एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो है आपका 7th चैप्टर जो है आपका अवर कंट्री इंडिया या हमारा देश भारत। इसके अंदर जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है आपका भारत का जो है भौतिक स्वरूप या भौतिक स्थिति कैसी है, भारत की मैपिंग कैसी है और भारत को कितने डिवीजन में या कितनी जो फिजिकल स्ट्रक्चर डिवीजन में बांटा गया है वो सारा जो है हम आज इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। उससे पहले आपको जानने की जरूरत है, जो हमने पहले भी एक बार टॉपिक कर चुके हैं, वो है आपका अक्षांश और जो है देशांतर रेखाएं। उसके बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमें वो सारी चीज हमने अच्छे से समझाई थी कि जो आपकी लैटिट्यूड्स है वो क्या होती है। लैटिट्यूड्स या जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं कि मान लिया था ये हमारा ग्लोब या हमारी पृथ्वी है। जो 0 डिग्री की अक्षांश रेखा थी आपकी, 0 डिग्री की अक्षांश रेखा, उसको हमने क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था इक्वेटर या फिर जो हमारा विषुवत वृत्त। ये हमने नाम देने के बाद इसके बाद हमने देखा था कि जो 0 डिग्री के नॉर्थ में या जो साउथ में जो पैरेलल लाइनें खींची गई हैं, जो समांतर लाइनें खींची गई हैं, वो क्या कहलाई थी? हमारी अक्षांश रेखाएं कहलाई थी, जो एक साथ समानांतर थी। अब जब हम इसको आप सोच रहे होंगे कि ये पिछला टॉपिक यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है। ये पिछला टॉपिक इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि जो इंडिया की अक्षांशीय स्थिति है, जो आपका जो ये मैप दिखाई दे रहा है आपको, इस मैप के अंदर जो आपकी अक्षांशीय स्थिति जो है कितनी है, कहाँ से कहाँ तक या कितने डिग्री पर अक्षांश की स्थिति है। जैसे आपका ये जो है 0 डिग्री क्या है, 2 गोलार्धों में बांट रही है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में। इसको बांट दिया है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में बांट दिया। तो इसमें जब आपकी बात आती है इंडिया की जो अक्षांशीय स्थिति है वो कितनी है, इंडिया की जो अक्षांशीय स्थिति है वो क्या है आपकी 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट तक जो है आपकी अक्षांशीय स्थिति है। इसको क्या बोलेंगे हम? नॉर्थ लैटिट्यूड पर है। ये जो हमारी उत्तरी अक्षांश है, ये जो आपकी स्थिति है वो उत्तरी अक्षांश। अब आप सोचेंगे कि ये यहाँ पर इसका क्या रोल है। इसमें देखिए ये आपकी 0 डिग्री है, 0 डिग्री से ऊपर जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है आपकी क्या है 8 डिग्री की भी लाइन आएगी। 8 डिग्री की लाइन मान लीजिए आपकी ये 8 डिग्री की लाइन है और ये जो है हमारा इंडिया है। यहाँ पर ये यहाँ छोटा बनाया गया है, बड़े पे देखोगे तो आप इसमें देखिए, ये देखिए यहाँ जो है आपका इंडिया बिल्कुल यहाँ इसके बिल्कुल यहाँ है। यहाँ इस स्थिति में देखोगे तो आपका इंडिया बिल्कुल यहाँ है। तो मान लीजिए ये आपका पूरा ग्लोब है और ग्लोब के अंदर जो है आपका इंडिया की स्थिति दिखा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, इसके अंदर देखिए आपने देखा कि ये जो है आपकी 8 डिग्री है जो आपकी यहाँ से गुजर रही है, बिल्कुल जो है आपका इंडिया के साउथ पार्ट में। लेकिन ये क्या है आपके जो है आपका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब अक्षांश की बात आती है, जब आप क्या कहोगे कि जो हमारा इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि जैसे कि अब इसका जो आपने ये देखा कि ये जो है आपकी लाइन 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अब ये देखिए ये जो है आपका यहाँ पर इंडिया का बिल्कुल लास्ट पॉइंट है, जो इंडिया की मुख्य भूमि पर है। मुख्य भूमि पर यानी कि क्योंकि इसमें क्या है बहुत से आइलैंड भी है जो क्या है इससे थोड़े दूर हटकर है। जैसे आपका ये अंडमान निकोबार है, यहाँ पर आपका लक्षद्वीप है। तो ये जो है आपके इसके अंदर आप देखते हो तो जो ये क्वेश्चन आता है आपका मुख्य भूमि पर आपका कितना है, तो ये आपका जो है बिल्कुल कन्याकुमारी के अंदर जो आपका है कुमारी अंतरीप बोलते हैं, यहाँ पर जो आपका पॉइंट है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और जब ऊपर आप जम्मू कश्मीर में जाते हो, पहले इसको क्या कहते हैं कश्मीर जो हमारा है वहाँ पर हमारा लास्ट पॉइंट है वो क्या है आपका, जैसे कि ये आपकी जो है इंडिया की स्थिति है। इसमें देखिए जो आपकी रेखा जा रही है यहाँ से, जो इसका उत्तरतम पॉइंट है वो कितना है आपका, वो है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, या आप उसको बोलेंगे उत्तरी अक्षांश पर है। तो आपको ये बात यहाँ का क्लियर हुई कि जो आपका उत्तरी अक्षांश के अंदर है वो आपका कितना है टाइम, या जो आपकी जो अक्षांश रेखा है उसके ऊपर जो है वो डिग्री में कितने हैं, तो वो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट जो है आपका नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर आप उत्तरी अक्षांश कह सकते हैं। ये तो बात हुई आपकी नॉर्थ की जो अक्षांश की। अब इसी में देखिए आपका जो था देशांतर भी था, हमने आप उस दिन अक्षांश और देशांतर दोनों की बात की थी। तो उसके अंदर देखिए आप क्या है
कि जैसे आपने क्या इसकी क्या परिभाषा याद की थी, जो आपकी देशांतर है ये आपकी 0 डिग्री या ग्रीनविच लाइन, आपने इसको बोला था ग्रीनविच लाइन या फिर इसको 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है जो आपके दो पार्टों में दक्षिणी इसको जो है आपका ग्लोब को जो दो भागों में बांटती है, वो है आपका जो है आपका पूर्वी गोलार्ध और आपका पश्चिमी गोलार्ध। पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में दो में बांटने के बाद ये आपका पश्चिमी गोलार्ध हो जाता है, ये आपका इधर वाला पूर्वी गोलार्ध होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम इंडिया की देशांतरीय स्थिति देखेंगे तो जैसे ये हमने देखा था कि जो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखाएं हैं जो समानांतर नहीं होती बल्कि एक जितनी ही होती है, इनकी लंबाई भी हमने बताई थी कितनी थी बच्चों, वो थी आपकी 111 किलोमीटर। तो ये जो हमने सारी रेखाएं देखी तो इसमें क्या है हमारी, जैसे ये 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, इस प्रकार से क्या है ये बढ़ती जाएगी। तो देशांतर के अकॉर्डिंग जो हमारा इंडिया की स्थिति है वो क्या है आपकी, जैसे इसको क्या फिर हम यहाँ उसको बोला था उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, और देशांतर के अकॉर्डिंग क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो ये मान लीजिए ये आपकी 8 डिग्री की है और ये आपका पूर्वी गोलार्ध है, आपका ये पश्चिमी गोलार्ध है और ये पूर्वी गोलार्ध है। तो पूर्वी गोलार्ध के अंदर जो है इंडिया स्थित है, अक्षांश के अकॉर्डिंग नहीं, देशांतर के अकॉर्डिंग। अक्षांश के अकॉर्डिंग कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में। तो जब इंडिया का क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो इंडिया है वो हमारा कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो आंसर क्या होता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। क्यों उत्तर पूर्वी, क्यों, क्योंकि अक्षांश के अकॉर्डिंग उत्तर में है और देशांतर के अकॉर्डिंग लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग पूर्व में है। तो ये दोनों जब आंसर मिला के बनाते हैं इसका तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध बोला जाता है। तो ये आपको ये छोटी सी बात है जो आपको एनसीईआरटी में यहीं से क्लियर हो रही है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जब +2 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसमें आपको लगेगा ये चीज़ें हमने पीछे पढ़ी है। पीछे पढ़ी का मतलब क्या है कि आपको आसान लगने लगेगा कि जब आप +2 तक जाएंगे तो उसमें आपको सारी चीज़ें क्या है, छोटी क्लासों में 6 से ही आपका स्टार्टिंग है, तो उसी से आपका बेस बनता जाएगा और आपको और उसमें तो क्या है नई जानकारियाँ ऐड करनी है। तो ये तो आपका हो गया यहाँ। तो अब इसमें बात करते हैं कि जो आपका इंडिया का जो है देशांतरीय विस्तार कितना है, तो कहाँ से है वो देखिए। ये जो आपका क्या है गुजरात है, गुजरात के अंदर जो आपकी कच्छ जो जगह है, कच्छ का रण आपने सुना होगा, कच्छ जो जगह है वहाँ पर जो है आपका ये पॉइंट आता है, यहाँ से गुजरात में, और यहाँ जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के अंदर जो है आपका पूर्वी देशांतर जो है आपका पॉइंट आता है। वो जो आपका है वो है आपका 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, यानी कि 25 मिनट तक जो है आपका पूर्वी देशांतरीय विस्तार है इंडिया का। तो पूर्वी देशांतर के अंदर ये मान लीजिए ये आपकी क्या है, ऐसे बढ़ते बढ़ते गए, जब 0 से हमने स्टार्ट किया तो इधर ये मान लीजिए कि ये आपकी जो है 68 की लाइन है और यहाँ तक मान लीजिए आपकी 97 की है। तो जो ये आपका देशांतरीय विस्तार है, ये लाइन और ये लाइन क्या है आपकी इंडिया की देशांतरीय विस्तार की लाइनें है। एक चीज़ यहाँ पर और है वो देखिए, ये तो आपने पढ़ा था कि ये जो आपकी है अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाओं में आपने पढ़ा कि जो मेन लैंड है उसके ऊपर जो है आपका 8 डिग्री 4 मिनट है, और 8 डिग्री 4 मिनट ये आपका मेन लैंड के ऊपर है, यानी कि जो इंडिया की जो है ये मेन लैंड, अभी भी आपको बताया था मेन लैंड है, और बाकी जो बच गया वो द्वीप जो है आपका वो अंडमान निकोबार है। तो अंडमान निकोबार जो आपका द्वीप है, ये देखिए यहाँ पर जो है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सारा जो ये तो देखिए आपके 8 डिग्री की जा रही है, लेकिन जो यहाँ बिल्कुल जो आपका इंदिरा पॉइंट है बिल्कुल इसके नीचे देखिए यहाँ पर जो है आपका 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट जो है आपका एक्चुअल जो है देशांतरी जो आपका अक्षांशीय विस्तार है। इसके अंदर आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन वो कौन से हैं? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो आप आंसर क्या करेंगे, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट
6 मिनट तक जो है आपका क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। अब आपसे पूछा जाएगा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसी को थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए क्या है, एग्जामिनर क्वेश्चन दे देगा आपको कि जो है आपका मुख्य भूमि से जो है अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो मुख्य भूमि से जब हम बात करेंगे तो वो कितना होएगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आप ये चीज देख लीजिए कि क्वेश्चन एक ही है पर लेकिन उसके आंसर अलग अलग भी बन रहे हैं। तो लेकिन आपको जो है दोनों ही याद करने पड़ेंगे कि मुख्य भूमि पर कौन सा है और जो है आपका ओनली अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो ये दो क्वेश्चन आपके यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बनते थे। और एक क्वेश्चन देखिए और है इसमें, एक तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मैप के अकॉर्डिंग जो है आपकी, अब ये तो हमारे अक्षांश के अकॉर्डिंग सारी की सारी हमने बात करी। अक्षांश में अब एक अक्षांश ऐसी भी आती है जिसका जो है बहुत बार पेपर में जिक्र होता है कि जो भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब जो हमारा मेन भूमि से क्या 8 डिग्री है, तो कहीं ना कहीं जो है हमारी 23.5 डिग्री की भी अक्षांश रेखा इसके अंदर आएगी, जो हमने पहले की पिछली क्लास में एक बार पढ़ा था। जो सारे के सारे जो वृत्त है, जो कर्क रेखा का है, मकर रेखा का है, जो सारे के सारे हमने वो उसमें डिस्कस किए थे, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन निकल के यहाँ ये आता है कि जो भारत की में कितने राज्यों से या कौन कौन से राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आप देखिए कर्क रेखा ये है आपकी 23.5 की कर्क रेखा डिग्री जो आपकी है, यहाँ से देखिए या आपकी ये बीचों बीच इसके जा रही है, इसके बिल्कुल मध्य से, मध्य भाग कैसे, ये आपका नॉर्थ बच गया, ये आपका साउथ बच गया। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में आप देखेंगे कि बिल्कुल मध्यम से एक बीच की एक रेखा है जो आपकी है 23.5 डिग्री की। 23.5 डिग्री की जो रेखा है, अब ये देखिए कर्क रेखा किन किन राज्यों से, आप मैप पे देखोगे तो आपको ज्यादा इसमें जो है याद रहेगा कौन कौन से राज्यों में से जाती है। देखिए फर्स्ट यहाँ जो है आपका गुजरात है, फिर ये थोड़ा सा जो एरिया जो यहाँ देखिए ये राजस्थान का भी आ गया, फिर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है आपका, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो आपका बीच में एक बांग्लादेश भी आ जाता है, लेकिन फिर हम इंडिया की बात करते हैं तो पूर्वी राज्यों में सिर्फ जो है आपके 2 ही बच जाते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसमें आपको ये ऐसे याद भी नहीं रहे, अगर मैप पे आपको याद रहता तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैप पर याद करोगे तो अच्छे से याद रहेगा, कभी भूलोगे नहीं कि कौन कौन से राज्यों से जा रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बना रखी है, अगर आप उस ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आपके लिए और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। सिर्फ एक लाइन याद करनी है आपको और उससे आपको सारे के सारे 8 के 8 राज्य याद हो जाएंगे। तो क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ लिया जाता है कि कितने राज्यों से जाती है, तो आप 8 राज्यों से कहोगे। अब ये देखिए कि वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक है दोस्तों, वो देखिए राम पंगु झा के 6 मित्र। अब देखिए ये सीक्वेंस में तो नहीं है, लेकिन क्या है आपके इसके अंदर सारे के सारे 8 राज्य आ जाते हैं, मित्र है। अब ये देख लीजिए, या तो आप मित्र लिख लीजिए सिर्फ, या है भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपका के और जो है वो क्या है, साइलेंट है। अब इसमें देखिए राम के अंदर आप देखिए बच्चों, राम के अंदर आपके 2 राज्य कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे र से क्या बना, राजस्थान। अब यहाँ पर क्या है, राजस्थान, और जो है आपका दूसरा क्या है, मैं से मध्य प्रदेश, और पंगु से देखिए निकल के आया है यहाँ पर, पंगु से पश्चिम बंगाल, और गो से क्या निकल के आया है, गुजरात, और झा से आपका झारखंड, के यहाँ साइलेंट है, 6 से आपका छत्तीसगढ़, और मित्र से आपका क्या बना है, मिजोरम, और आपका लास्ट बच गया त्रिपुरा। तो ये 8 राज्य आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं।
और आपको मैप पे अगर याद रहते हैं तो आप मैप की सहायता से भी याद कर सकते हैं कि जो हमारी 23.5 की जो रेखा है, कर्क रेखा, वो कौन कौन से राज्य से जा रही है। आप साथ में मैप लेके बैठोगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा आपको ये याद करने के लिए, और अगर वैसे याद नहीं रहती तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे जो इस टॉपिक को है आज हम कंप्लीट करते हैं। आगे देखिए क्या है, उत्तर में यह हिमालय के ऊंचे शिखरों से में घिरा है तथा पश्चिम में यह अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी एवं दक्षिण में हिंद महासागरीय सागर भारतीय प्रायद्वीप तटों पर लहराते हैं। अब देखिए क्या है, मैप देखिए आप, मैप के अंदर आपको बताया गया है कि उत्तर में देखिए ये क्या है, हमारा हिमालय है, हिमालय पर्वत है, ये उत्तर में जो है हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। ये देखिए आपका पश्चिम में यहाँ क्या है, ये आपका अरब सागर है। जो आपका पूर्व में है यहाँ आपकी बंगाल की खाड़ी है, जो दक्षिण में है आपका हिंद महासागर है। अब ये देखिए ये चीज होने के बाद यहाँ एक चीज छोटी सी बात आई है, वो क्या है, आपका प्रायद्वीपीय तट। प्रायद्वीपीय तट क्या होता है दोस्तों या बच्चों, प्रायद्वीपीय तट जो होता है वो आपका होता है, देखिए जैसे कि ये आपका जो एरिया तीन ओर से पानी से घिरा हो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। अब ये देखिए इधर अरब सागर है, यहाँ जो आपकी बंगाल की खाड़ी है, यहाँ आपका हिंद महासागर है, या आपका ग्रेट इंडियन ओशियन है। ये जब आपका ये पार्ट जो है सारा पानी से तीन ओर से पानी से घिरा है उसे ही हम क्या बोलेंगे, अब इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, प्रायद्वीपीय बोलेंगे। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है भारत का क्षेत्रफल जो है कितना है, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर है। अब ये जो है आपसे एग्जैक्ट ही क्वेश्चन पे पूछ लिया जाता है कि जो भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, वो कितना है, 32,84,263 वर्ग किलोमीटर। तो अब नेक्स्ट देखिए, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जो है इसका विस्तार है। इसका विस्तार है उत्तर में कश्मीर से लेकर, पहले जो क्या था ये कश्मीर था, लेकिन अब जब बात करते हैं तो वो कहाँ से मापी जा रहा है, वो जो है आपका लद्दाख से मापा जा रहा है। वो अभी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही जो आपको बताया था, जो आपकी इसकी जो लंबाई है, ये जो आपका उत्तर में लद्दाख से लेकर और नीचे जो है दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर वो कितनी थी आपकी, 3214 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ये जो देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार 2933 किलोमीटर है। ये बात भी आपको बताई गई थी कि पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात में जो आपका कच्छ है, यहाँ से जो है आपकी पूर्व से पश्चिम जो आपकी लाइन है, ये जो है आपकी जो एरिया है इतना, वो कितना है, 2923 किलोमीटर है। उसके बाद देखिए यह चीन के बाद दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है, या दूसरा जनसंख्या वाला देश है। ये देखिए चीन जो है आपका पता है फर्स्ट नंबर पे है जनसंख्या में, तो दूसरे नंबर पर जो है इंडिया या भारत आता है। आगे देखिए क्या है, आगे जो है आपका इसमें वो है आपकी इसकी लोकेशन या स्थिति। अब भारत की लोकेशन और स्थिति के बारे में बात करते हैं। वो क्या है, भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ स्थित है, आपको पहले भी बताया था, वो जो आपका ये बनाया था आपका जो है आपका इसके अंदर देखिए ये जो आपका था क्या था, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये आपका नॉर्थ हेमिस्फेयर, ये आपका साउदर्न हेमिस्फेयर। तो आपका जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, कर्क रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, ये जो आपकी कर्क रेखा है बिल्कुल यहाँ मध्य से गुजरती है। वो आपके राज्य भी आपको याद करवाए थे, वो कौन कौन से थे, वो 8 राज्य थे, वो आप इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट देखिए, दक्षिण से उत्तर तक की और भारत की मुख्य भूमि का विस्तार जो है 8 डिग्री 4 अंश, या आप इसको 4 मिनट भी बोल सकते हैं, और उत्तरी से 37 डिग्री 6 अंश या मिनट अक्षांश के बीच है। ये भी आपको बताया गया था। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार जो है 68 डिग्री 7 अंश पूर्वी से, यहाँ पूर्वी देशांतर भी लिख सकते हैं और पूर्वी भी ठीक है, पूर्वी से 97 डिग्री 25 अंश या मिनट
पूर्वी देशांतर के बीच में है। ये चीज आपको क्लियर हो गई है, पहले ही आपको समझा दी गई थी। भारत का पूर्वी और पश्चिमी देशांतर के बीच जो है 29 डिग्री का अंतर है, जो हमने देख लिया था। बड़े देश बड़े देश जिनका विस्तार पूर्व से पश्चिम की ओर बहुत अधिक होता है, वहां पूरे देश का मानक समय एक नहीं होता। ये चीज भी आपको समझा दी। जैसे कि आपका पूर्व और पश्चिम से, ये आपका क्या है, ये है आपका ईस्ट और ये है आपका वेस्ट। जिसका ये विस्तार ज़्यादा होगा तो वहाँ क्या है, समय या टाइम जोन एक नहीं हो सकता, एक से अधिक होते हैं। वो देखिए, वो आपका एग्जाम्पल के तौर पर बता रखा है। फ्रांस और यूएसए में 12 और 11 टाइम जोन है, यानी कि यूएसए में जो है आपके 11 है, फ्रांस में आपके 12 टाइम जोन है। तो आपको फ्रांस जाओगे तो 12 बार घड़ी बदलनी पड़ेगी, घड़ी में समय आपको, और यूएसए में आपको जो है 11 बार बदलना पड़ेगा। अब इसमें आप इसको अच्छे से थोड़ा सा और इसको देखिए, विस्तार से आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ये आपका जो क्या है, ये आपका अमेरिका है, ये आपका अमेरिका में यहाँ पर क्या है, आपका जो वेस्ट है, ये मान लीजिए कि यहाँ पर जो है आपकी 30 डिग्री है। 30 डिग्री की जो है अक्षांश या देशांतर रेखा है, ये आपकी जो है अक्षांश या देशांतर रेखा मान सकते हो इसमें। ये देशांतर रेखा, क्योंकि टाइम का जो है निर्धारण कहाँ से होता है, वो देशांतर रेखा था। यहाँ पे आपकी है 30 डिग्री की, यहाँ पे आपकी है 80 डिग्री की। तो इसके बीच में आप 80 में और जो 30 को इसमें माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 50 डिग्री का अंतर। अब 50 डिग्री का अंतर आने पर आप लगभग ये देखेंगे कि यहाँ पर जो है टाइम का, अब 30 डिग्री में क्या था, 2 घंटे का अंतर था, और 20 डिग्री में और देखेंगे तो 1 घंटा, तो यहाँ पर लगभग 3 घंटे का जो है अंतर आ जाता है। तो अब 3 घंटे में ही क्या हम घड़ी को दोबारा से फिर चेंज करेंगे, 3 घंटे बाद वो पार करने के बाद देशांतर रेखा फिर से चेंज करेंगे। तो इसीलिए क्या है, जिसका एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा पूर्व से पश्चिम की तरफ, तो उसी का जो है समय बार बार निर्धारित करना पड़ता है, या उनके टाइम जोन ज़्यादा होते हैं। और जो पूरे विश्व में जो टाइम जोन है वो कितने हैं, वो आपके 24 टाइम जोन है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है जो आपका भारत का राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन, या फिर जो आपका पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन ऑफ इंडिया। इसके अंदर आप देखिए जो आपका इंडिया का मैप है, टोटल जो पहले आपने मतलब ये जैसे बदलते जा रहे हैं, पहले आपने 27 याद किए थे, फिर 28 हो गए, फिर 29 हो गए, और अब जाकर जो है दोबारा से फिर क्या है 28 हो गए हैं। तो आपका जो आपने लास्ट 29 याद किया था वो जो है आपका ये पुराना ही मैप है, पुरानी बुक है। यहाँ पर जो है हैदराबाद के जो आपका आंध्र प्रदेश है उसके बीच में से एक और जो है आपका राज्य बन चुका है, वो कौन सा था, तेलंगाना। और तेलंगाना कब बना था, वो बना था आपका 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना बना था आंध्र प्रदेश से अलग होकर। और हमारे केंद्र शासित राज्य उस समय कितने थे, जब ये 29 थे, तो जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश थे उस समय हमारे जो क्या थे 29 राज्य तेलंगाना बनने के बाद, और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद अब जो है हमारे कितने हो गए हैं, अब जो है आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। अब देखिए, फिर जब ये 28 हुए तो टोटल फिर केंद्र शासित बने थे 9, और अब जो है करंट में देखें तो आपके हैं 8। वो कैसे हैं, ये देखिए 31 अक्टूबर 2019 को JNK का यानी कि जम्मू और कश्मीर का राज्य का दर्जा खत्म कर दिया गया, कि उसको वो एक राज्य नहीं है। तो वो राज्य नहीं तो क्या, उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जो है आपका जम्मू कश्मीर, उसमें जो है आपका जम्मू कश्मीर और दूसरी टेरिटरी कौन सी बन गई आपकी थी, लद्दाख। तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जो है आपका यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जो है फिर आपके ये है 9 यूनियन टेरिटरी हो गई और आपके 28 राज्य हो गए। इसका जो है राज्य का दर्जा 31 अक्टूबर 2019 को खत्म कर दिया गया। अब ये देखिए, जब ये 9 है, अब ये फिर क्या है, अब करंट में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश कैसे हुए, फिर वो कब हुए, वो उसकी डेट देखिए, वो है जो आपका 9 दिसंबर 2019 को है जो आपकी दादर
नागर हवेली और दमन और द्वीप को दोनों को जोड़ करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब जो आपका देखिए दमन और द्वीप और दादर नागर हवेली, ये देखिए यहाँ दमन और दीव है और दादर नागर हवेली है। तो ये क्या पहले अलग अलग यूनियन टेरिटरी होती थी और अब इनको दोनों को जोड़कर एक ही बना दिया गया है। इसीलिए फिर क्या है हमारे करंट में जो है केंद्र शासित प्रदेश जो है 8 हैं और राज्य हमारे 28 है। इसी को फिर आगे देखिए, आगे इसमें अब है भौतिक विभाजन या जो आपका है फिजिकल डिवीज़न। अब आपके बात दिमाग में कैसा लग रहा होगा कि जो आपका फिजिकल डिवीज़न क्या होता है या फिर जो आपका भौतिक विभाजन क्या होता है। इस चीज़ को आप एक बार भूल जाइए। यहाँ देखिए कि ये आपसे वर्ड आया यहाँ पर भौतिक या फिर आपका फिजिकल। वो क्या होता है, भौतिक का अर्थ होता है हमारे यहाँ किस प्रकार की जो जलवायु है, यानी कि इंडिया के अंदर जो है आपकी किस प्रकार की जो है जलवायु है और वहाँ पर कैसी भूमि है। भारत के उत्तर में जाएं तो आपको देखिए हिमालय मिलेगा, आप उसके फिर उत्तर से फिर थोड़ा जब नीचे आएंगे तो आपको उत्तरी मैदान मिलेगा, फिर थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको ये नदियाँ बहती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद आप जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे तो आपको यहाँ जो है थार का मरुस्थल मिलेगा। जैसे आप थोड़ा नीचे आएंगे तो आपको क्या है, यहाँ देखिए आपको प्रायद्वीपीय पठार मिलेगा, प्रायद्वीपीय जो भारत मिलेगा और इसके थोड़े आप इधर देखेंगे तो आपको जो है तटीय क्षेत्र मिलेगा, आपको कोस्टल लाइन मिलेगी या कोस्टल प्लेन मिलेगा। इसके फिर आप देखेंगे थोड़ा नीचे और आएंगे, आप दक्षिण में आएंगे तो आपको यहाँ पर द्वीप मिलेंगे। इधर लक्षद्वीप है, यहाँ पर आपका अंडमान निकोबार द्वीप है। तो आप जैसे जैसे इसमें देखेंगे कि इसमें भारत का जो तटीय मैदान कैसा है, भारत के अलग अलग जो है ऊंचावच है, रिलीफ है, वो सारी चीजें आप इसमें आगे पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें क्या है आपका जो आपका है भौतिक विभाजन, इसको जो है कितने भागों में बांटा गया है, वो आपके जो है 6 भागों में इसे बांटा जा सकता है। और वो कौन कौन से है, फर्स्ट आपका है हिमालय और उसका फिर सेकंड पॉइंट है वो आपका उत्तरी मैदान नॉर्दर्न प्लेन और थर्ड है आपका भारतीय मरुस्थल जो आपका इंडियन डेजर्ट और आपका फोर्थ पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू, तटीय पांचवा जो है आपका तटीय मैदान कोस्टल प्लेन और लास्ट आपका जो है द्वीपीय समूह। अब इसमें देखिए आपने अभी जैसे जो आपको सारी चीजें बताई गई है मैप के अकॉर्डिंग, उसमें जो है आपका मैप में सारी चीजें दिखाई गई है। ये देखिए ये जो है आपका हिमालय है। उसके बाद आपका थोड़े नीचे आते हो तो आपका ये जो गंगा और जो ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया जो मैदान है, यहाँ इसमें थोड़ा ऐड जो है आपका सिंधु का मैदान भी आ जाता है। सिंधु का मैदान वो आपका सारा क्या कहलाता है, उत्तरी भारत का मैदान कहलाता है। यहाँ आप आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर राजस्थान में आपको थार का मरुस्थल मिलेगा और यहाँ पर आपको ये जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका सारा प्रायद्वीपीय भारत है। यहाँ आपका तटीय मैदान है, ये सारे आपके दोनों साइड उत्तर जो आपका पश्चिमी तटीय मैदान और आपका पूर्वी तटीय मैदान, यहाँ आपके सारे द्वीप आ जाएंगे। ये सारे जो आपके हैं इनकी एक एक की विशेषता चलो आगे हम करते हैं। उसमें देखिए फर्स्ट आपका जो क्या है आपका है हिमालय। अब हिमालय के भी फिर आगे पार्ट है वो कैसे हैं, जैसे ये आपका क्या है, ये आपका जो है इंडिया है, इसके अंदर रफली बना रही हूँ एक बार मैं, ये जो है आपका फर्स्ट जो आपका कहलाता है वो कहलाता है आपका वृद्ध हिमालय या आपका कहलाता है हिमाद्री। उसके बाद आपका सेकंड जो है आपका वो कहलाएगा आपका मध्य हिमालय या आपका हिमाचल हिमालय। लास्ट में जो आपका बच जाता है वो आपका है सारा शिवालिक हिमालय या आपका लेसर हिमालय बोलते हैं। अब इसमें भी आप देख लीजिए 3 पार्ट जैसे बना रखे हैं। ये देखिए आपका जो ऊपर का एरिया है वो क्या है आपका हिमाद्री या फिर वृद्ध हिमालय, जो बीच का हिस्सा है वो आपका मध्य हिमालय, लास्ट का जो बच गया वो आपका शिवालिक है। इसमें हम धीरे धीरे एक एक करके इसकी सारी विशेषताएं पढ़ते हैं। अब ये देखिए इसमें क्या है, उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी पहरेदार का काम करता है। संतरी पहरेदार का कैसे काम करता है, ये देखिए जैसे अगर हम पॉलिटिकल वे से देखें बात करें तो ये क्या है हमारे पॉलिटिकल वे से दूसरे जो देश हैं, जैसे यहाँ पर हमारा क्या है चाइना है, ये सारा हमारा चाइना है, यहाँ नेपाल है,
इधर जो ये एरिया है उससे क्या है हमारी रक्षा करता है, वहाँ के जो सैनिक है या फिर वहाँ के उस देश से हमारी रक्षा करता है, एक प्रहरी की तरह खड़ा है। और अगर हम बात करें जैसे विदेशी आक्रमणों से, और यहाँ पर बहुत सारी पर्वतमालाएं भी हैं उन, और जो यहाँ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, साइबेरियन जो ठंडी हवाएं हैं, उनसे भी हमारी रक्षा करता है। और ये एक पहरेदार की तरह क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको पार करना या इधर वाले एरिया को पार करना जो है मुश्किल होता है, तो जल्दी से कोई यहाँ से इधर नहीं जा सकता और यहाँ से इधर। वो अलग बात है कि आजकल के टाइम में जो है आपका ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ज़्यादा हो गया है, उसमें सुविधाएं बहुत ज़्यादा है जिससे वो पार भी कर सकते हैं, लेकिन आम इंसान के लिए पार करना हिमालय को बहुत मुश्किल है या क्रॉस करना मुश्किल है। और ये भारत की जो जलवायु है उस पर भी बहुत असर इफेक्ट डालता है, जो मानसून को रोकने में इफेक्ट डालता है। वहाँ से आने वाली जो आपकी साइबेरियन जो हवाएं हैं उनसे उन हवाओं को रोकने का काम करेगा, और जो इंडिया की जो मानसूनी हवाएं हैं उनको बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है आपका हिमालय। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हिमालय का अर्थ होता है बर्फ का घर। जैसे हिम क्या है आपका बर्फ, आलय क्या होता है घर, तो उसको क्या कहेंगे बर्फ का घर। हिमालय को मुख्य 3 समानांतर श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वो 3 समानांतर श्रेणियां आपकी ये तीनों ही है, उसको भी हम क्या है एक एक को इसमें पढ़ते हैं, इनकी क्या विशेषता है। इसमें देखिए सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृद्ध हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं, जो अभी आपको बताया गया है। इस श्रृंखला में विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत है। अब विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत कहाँ, जो आपका ये एरिया जो है नेपाल में कौन सा था, वो था आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है आपका सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो क्या है आपका हिमालय का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, उसकी जो आपकी ऊंचाई कितनी थी, वो थी आपकी 8848 किलोमीटर, जो है आपकी मीटर है, सॉरी ये किलोमीटर नहीं है, 8848 मीटर जो है आपकी ऊंचाई इसमें देखी गई थी। कहीं कहीं पर आपको ये जो है 8850 भी लिखा मिल जाएगा, जो नई बुक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कहीं 50 है और कहीं पर 48 है। जो जितने भी पर्वत है ऊंचे ऊंचे पर्वत वो यहीं पर वृद्ध हिमालय में पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट में कहता है जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है आपका मध्य हिमालय या फिर आपका हिमाचल, मिडल हिमालय या फिर आपका हिमाचल हिमालय। इसमें देखिए मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। अब दक्षिण में स्थित है क्योंकि ये पहले क्या है हमारा ऊपर है जो आपका वृद्ध हिमालय या आपका हिमाद्री, और इसके जब हम नीचे आएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसके दक्षिण में स्थित है। और इस लोकप्रिय यहाँ पर कई लोकप्रिय हिल स्टेशन है, जैसे आपका शिमला है, वो जो आपका लोकप्रिय हिल स्टेशन है, कुल्लू मनाली है, वो सारे आपके मध्य हिमालय में आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए वो आपका है शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के अंदर आप देखेंगे हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। अब ये देखिए ये पूरा था हिमालय, यहाँ जो आपका लास्ट में है क्या, शिवालिक रेंज है। शिवालिक रेंज जो है आपकी पर्वत श्रृंखला शिवालिक वाली मध्य जो आपका शिवालिक या लेसर हिमालय है, ये जो है आपका बिल्कुल मध्य हिमालय के भी दक्षिण में है। और इसमें जो है ग्रीपादीय भूमि देखने को मिलती है, क्योंकि जब जो है हमारा ये जो है जो शिवालिक हिमालय खत्म होने के बाद यहीं पर क्या है मैदान शुरू होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं ग्रीपादीय भूमि, यानी कि क्या है जो शिवालिक के बिल्कुल पैरों में है उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीपादीय भूमि। उसके बाद मैदानों की शुरुआत भी यहीं से होती है। नेक्स्ट है आपका उत्तरी मैदान या फिर आपका नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स। अब उत्तरी मैदान कैसे है आपका, ये देखिए इसमें उत्तरी मैदान के अंदर आपने देखा था, पहले आपको बताया था कि आपका जो मैदान वो कैसे, पहले तो ये समझिए कि मैदान कैसे बनाए जाते हैं। अब ये क्या था आपका पर्वत था, पर्वत में से क्या है यहाँ पर कुछ जो नदियाँ निकली, नदियाँ अपने साथ क्या लेके आई, सेडिमेंट या फिर जो है आपका अवसाद लेके आई। और आपको पता है जो पृथ्वी की जो सतह है वो ऊबड़ खाबड़ इस तरह की है, तो इन नदियों ने जब इनकी जो है धीमी रफ्तार हुई, जो अपना सारा डिपोजिशन था या फिर जो अवसाद लेकर आए थे उन्होंने क्या है इन गड्ढों के अंदर भर दिया, और क्या है फिर हमारे एक मैदान का निर्माण हो गया। तो इसे हमने क्या नाम दिया, फिर हमने नाम दिया उत्तरी मैदान। अब इसकी विशेषताओं में देखिए क्या है,
हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। और वो मैदान जो है आपका, ये देखिए ये जो सारा एरिया है वो आपका उत्तरी मैदान कहलाता है। अब ये जो मैदान है आपका सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियां और ये जो 3 बड़ी नदियां हैं इनकी सहायता से बनाया गया है। इसमें देखिए यह मैदान समतल तथा सपाट है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना। अब जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं? जलोढ़ निक्षेप देखिए, जलोढ़ निक्षेप जो है आपके वो महीन कण होते हैं जो नदी के द्वारा लाए गए होते हैं। जो अभी अभी मैंने आपको पीछे आपको बताया था कि इस तरीके से जो है वो निक्षेपण कर देती है, इन जगहों में आकर अवसाद का डिपोजिशन कर देती है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके जलोढ़ निक्षेप। क्यों कहते हैं? क्योंकि जो महीन कण होते हैं वो आपके बहुत ज़्यादा उपजाऊ होते हैं। उसके बाद आप देखिए नदियों के यह मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब जनसंख्या, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब मैदानी एरिया है, यहाँ पर जो है जो आपकी ट्रांसपोर्ट की सुविधा है, मैदानी एरिया में कृषि करना आसान है, वहाँ पर जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो वहाँ पूरी हो सकती है, तो क्या है वहाँ पर जनसंख्या भी अधिक निवास करेगी। और जब हम जैसे जैसे हम 12th के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे तो वो और भी आगे हमें इसमें डीपली से पता चलेगा कि कौन कौन सी नदियाँ, कैसे सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, वो सारी आकर जो किस प्रकार से जो है आपका मैदान का निर्माण करती है। नेक्स्ट देखिए, और इसमें फिर एक बात और भी है कि जो आपकी ये नदियां हैं, जो आपकी गंगा, ब्रह्मपुत्र ये नदियां हैं, ये जो है बांग्लादेश में आकर बंगाल की खाड़ी में गिरेगी और यहाँ पर एक डेल्टे का निर्माण करेगी। अब देखिए वो कैसे है, डेल्टा की आकृति किस प्रकार की होगी वो इसमें समझिए कि जो है आपकी कैसे होगी। देख लीजिए कि मान लीजिए कि ये क्या है आपका पर्वत है, इस तरह क्या है, एक यहाँ से फिर एक नदी निकली, और नदी जो पहले क्या है बहुत स्पीड से आ रही है, लेकिन जैसे जैसे वो अपने लास्ट पॉइंट पे मुहाने पर आती है वहाँ पर बिल्कुल स्लो हो जाती है। क्या हो जाती है? वहाँ पर आकर बिल्कुल स्लो हो जाती है। स्लो होने के बाद क्या है, जो उसने अवसाद अपने अंदर ले रखा है वो इस तरीके से क्या है अपना डिपोजिशन करना शुरू कर देती है। डिपोजिशन ऐसे जब शुरू करती है तो जो ये एरिया बच जाता है, यहाँ से क्या है अलग अलग दिशाओं में या फिर जो है आपकी ऐसे इस आकृति में नदी बहना शुरू कर देती है। दिशाओं में यहाँ डिपोजिशन के साथ साथ क्या है बहना जब शुरू कर देती है तो फिर क्या है एक डेल्टा के आकार की, जैसे ये हमारा क्या होता है डेल्टा का निशान होता है। अब अगर इसको मिलाओगे तो भी क्या है एक ये डेल्टे का निशान बन जाएगा। तो ये जो आपका निशान है वो इसको फिर हमने कह दिया है कि ये जो है आपका लास्ट में डिपोजिशन करती है नदियाँ, तो वो डेल्टा के आकार की आकृति बनाती है। और उसी जो डेल्टा है वहाँ पर क्या है फिर सुंदरवन का डेल्टा बोलते हैं। सुंदरवन जो है बहुत बड़ा है, बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश में भी होते हुए जो ये नदी है आपकी गंगा नदी बांग्लादेश से होती हुई आती ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर क्या है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद जो है एक डेल्टे का निर्माण करती है, उसी डेल्टे को सुंदरवन डेल्टा नाम दिया गया है। नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पर, नेक्स्ट में जो है आपका भारतीय मरुस्थल। अब भारतीय मरुस्थल जो है वो आपका जो आपको भी बताया गया है, यहाँ पर जो है आपका राजस्थान है और राजस्थान के अंदर आपका थार का मरुस्थल है। इसमें देखिए भारतीय मरुस्थल या इंडियन डेजर्ट के अंदर भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय मरुस्थल स्थित है। अब ये जो आपका एरिया था जो राजस्थान का एरिया है वो क्या है पश्चिम में है, तो इसीलिए क्या बोलेंगे भारतीय मरुस्थल जो है पश्चिमी भाग में है। यह गर्म, सूखा और रेतीला है। जैसे कि आप राजस्थान की जलवायु जानते हैं, वहाँ की स्थिति है जो क्या है वो वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा पाई जाती है। तो आपके जो मरुस्थल होते हैं वो रेतीले भी होते हैं, बर्फ़ के भी होते हैं, शुष्क भी होते हैं। तो आप देखेंगे कि जो आपका जैसे गोबी मरुस्थल है और साइबेरिया का मरुस्थल है वो आपके ठंडे मरुस्थल है जो आपके बर्फ़ के मरुस्थल है। तो ऐसे ही जो आपके गर्म मरुस्थल है वो आपका सहारा मरुस्थल है। अब देखिए ये यहाँ पर सिर्फ क्या है सूखा और रेतीला है। जो आपका सहारा मरुस्थल है
तो वहाँ जाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत बजरी भी देखने को, बड़ी बड़ी बजरियाँ भी देखने को मिल जाती है, रेत भी देखने को मिल जाती है। तो वो क्या है आपका बहुत बड़ा मरुस्थल, सारा मरुस्थल है। और जो इंडिया का मरुस्थल है वो सूखा और रेतीला है। यहाँ वनस्पतियों की मात्रा बहुत कम होती है। बहुत कम क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका रेगिस्तान या आपका मरुस्थल जो बोलते हैं उसको ही बोलते हैं कि जहाँ पर 25 सेंटीमीटर से वर्षा जो है कम होती है तो उस एरिया को हम मरुस्थल या रेतीला एरिया घोषित करते हैं। तो इसीलिए क्या है, जब वहाँ वर्षा ही 25 सेंटीमीटर से कम हो रही है, बहुत कम हो रही है, तो वहाँ वनस्पति नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेटू। इसके अंदर देखिए उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। ये आपने अभी मैंने कई बार दिखा लिया आपका, जो ये येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये आपका सारा प्रायद्वीपीय पठार है। इसमें यह त्रिभुजाकार का है। आप अगर इसकी आकृति देखेंगे तो ये क्या है, त्रिभुजाकार की आकृति है। धरातल अत्यधिक ऊंचा और नीचा है। तो यहाँ पर क्या है, कहीं जो है ऊंचाई ज़्यादा है और कहीं जो इसकी ऊंचाई कम है। इसमें प्रायद्वीपीय पठार में देखिए क्या क्या चीज़ें शामिल होगी। वो आपका जो है अरावली श्रृंखला, विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणियां हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। ये जो आपकी यहाँ देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपकी अरावली पर्वत है। यहाँ पर आपका विंध्याचल पर्वत है, ये आपका सतपुड़ा पर्वत है, यहाँ आपका पश्चिमी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है। तो ये सारी चीज़ें हम इसको यहाँ पर देखेंगे। इसमें देखिए अरावली, इसके उत्तर पश्चिम में स्थित जो कि विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। पिछले एक क्लास में पहले भी बताया गया था कि जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें क्या है, विंध्य और सतपुड़ा। इस श्रृंखला से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। ये देखिए जैसे कि आपका ये जो है आपका एमपी में ये आपका हो गया विंध्य और ये आपका हो गया सतपुड़ा। तो इसमें आपको पहले भी बताया गया है कि जो भ्रंश घाटी में से होकर बैठती है ये जो हमारी नदी है वो है आपकी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है आपकी कहाँ बहती है, वो आपकी जो है सतपुड़ा और जो आपका विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में से बहती है, भ्रंश घाटी से होकर बहती है। फिर उसके बाद यहाँ आता है, यहाँ पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है। यह जो क्या है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी है और अरब सागर में गिरती है। अब ये देखिए जब ये नदी आपको यहाँ दिखाई दे रही है कि ये नदी जो देखिए इधर से आकर निकल रही है, ये कहाँ बह रही है, ये पश्चिम की तरफ से बह रही है। और क्यों बह रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है भ्रंश घाटी के कारण जो है ये उल्टी दिशा में बह रही है ये नदी। और यहाँ आकर क्या है, कोई डेल्टा ना बनाकर एस्चुरी बनाती है ये, और फिर क्या है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, आपका जो है अरब सागर में मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे ये बता दिया, ये नदियां उल्टी दिशा में बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। अब ये जो है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और भ्रंश घाटी में बहती है, इसीलिए इनकी दिशा अलग है। ये चीज़ आपको यहाँ बता दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका पश्चिमी घाट यानी कि वेस्टर्न घाट। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सिंहाद्री स्थित है। अब यहाँ पर देखिए ये जो है आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। जो ये आपको ब्राउन कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। और ये जो है आपका पश्चिम में स्थित है। इसी का नाम जो यहाँ पर क्या है, इसको सिंहाद्री भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट क्या है, इसके पूर्व में क्या है, पूर्वी घाट है। ये आपका सारा पूर्वी घाट है। जबकि पूर्वी पठार बीच बीच में से टूटा एवं असमान है। इस पठार में कोयला एवं लोहा अयस्क प्रचुरता है। अब ये देखिए ये कैसे है, अब जैसे आपने देखा कि ये देखिए ये कहीं से भी टूटा हुआ नहीं है, कटा हुआ नहीं है, क्योंकि जो नदियाँ गिर रही है वो ज़्यादातर सारी की सारी क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। बंगाल की खाड़ी में गिरने के कारण क्या है, नदियाँ सारी यहाँ से निकली और बंगाल की खाड़ी में गिर गई। जो आपकी कावेरी है, कृष्णा है, गोदावरी है, वो सारी नदियाँ सारी बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। तो यहाँ पर क्या है, ऐसे कट नहीं है। जबकि क्या है, पूर्वी घाट है। जैसे ये आपका क्या था, ये आपका पश्चिमी घाट, ये आपका पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में ऐसे कट लगे हुए हैं। ये देखिए आपको मैप पे दिखाती हूँ। ये देखिए पश्चिमी घाट पर क्या है, ये देखिए यहाँ कट है, फिर यहाँ कट है, ये कट है।
तो ये नदियाँ देखिए आकर यहाँ गिर रही है और यहाँ पर इसको काट रही है, अपरदन कर रही है। इसका काटने के बाद यहाँ से अपना रास्ता बनाकर जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट देखिए तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन, वो क्या है। अब आपके जो देखिए ये जो आपका ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है पश्चिमी घाट पर, ये जो आपका है ग्रीन पार्ट, वो क्या है आपका तटीय क्षेत्र या तटीय मैदान कहते हैं इसको। इधर भी देखिए दोनों साइड ही है, या पश्चिमी में और पूर्व में। अब ये देखिए क्या है, पश्चिमी घाट के पश्चिम में एवं पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। अब दोनों साइड है आपका, पूर्व में भी और आपका पश्चिम में, पूर्व में भी और पश्चिम में भी। और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे है। अब संकरे क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया जो है आपका बहुत ही, क्योंकि यहाँ पर कोई नदी जो है वो डेल्टा नहीं बना रही है बल्कि एस्चुरी बना रही है, तो क्या है वो चौड़े ना होकर संकरे हैं, भीड़े हैं। और पूर्वी घाट देखिए आप, यहाँ पर पूर्वी घाट जो है वो ज़्यादा, पूर्वी तटीय क्षेत्र वो ज़्यादा चौड़े हैं और पूर्वी तटीय क्षेत्र अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये आपको यहाँ दिखा दिया गया है। उसके बाद आप देखिए जैसे महानदी गोदावरी कृष्णा बंगाल की खाड़ी उसके अंदर गिरती है, जब ये नदियाँ यहाँ गिर रही है तो क्या है, गिरने के बाद ही क्या है इसको काट रही है और उसमें फिर नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है। बंगाल की खाड़ी में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का डेल्टा है, मुहाने पर है, उसको क्या बोलते हैं हम, सुंदरवन डेल्टा बोलते हैं। ये चीज़ मैंने आपको पीछे बता दी थी। उसके बाद द्वीप समूह या फिर आपके आते हैं आइलैंड। भारत के 2 द्वीप समूह हैं, कौन कौन से हैं वो देखो, ये आपका लक्षद्वीप है, इधर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो आपके 2 जो है आपके द्वीप समूह है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में स्थित है, ये केरल तट से कुछ दूर जो है स्थित है और इसको क्या बोलते हैं हम, परवाल द्वीप बोलते हैं। अब यहाँ पर एक पॉइंट आया परवाल द्वीप। जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो जो आपकी 12th की एनसीईआरटी है उसके अंदर जो है इसको और अच्छे से समझा रखा है। थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ आप देख लीजिए कि परवाल होते क्या हैं। जैसे कि ये हमारा समुद्र है, समुद्र के अंदर जो है हमारे जितने भी जीव जंतु हैं, समुद्र के अंदर देखिए, समुद्र के अंदर जितने भी जीव जंतु हैं, जब वो मर जाते हैं, मरने के बाद उनका जो है कंकाल बच जाता है, सिर्फ कंकाल। और वो कंकाल क्या है, इस तरीके से एक के ऊपर डिपोजिशन होके और वो जमा हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परवाल द्वीप बोलते हैं। अब ये जो क्या है एक द्वीप की संज्ञा हो गई कि इसको हम परवाल द्वीप कहते हैं। और फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो ये आपका मैंने अभी दिखाया, ये आपका बंगाल की खाड़ी में स्थित है। इसमें आप एक छोटी सी और देख लीजिए कि द्वीप जो है आखिर होते क्या है, वो थोड़ा सा आपका इसके अंदर भी बताया हुआ है कि किसे हम द्वीप कहते हैं। बुक के अंदर ये देखिए इस डायग्राम में जो आपको थोड़ा सा मेन जो बना रखे हैं इसके अंदर दिखा रखा है कि परवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल जिसे हम पोलिप कहते हैं। अब जो आपके डिपोजिशन हो गए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोलिप। क्या बोलेंगे, पोलिप। तो इसके बाद जब जीवित पोलिप मरते हैं तब उनका कंकाल बच जाता है। अन्य पोलिप की वृद्धि इन ठोस कंकालों के ऊपर होती है जो बढ़ते बढ़ते काफ़ी ऊंचे हो जाते हैं तथा इस प्रकार परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। कैसे होता है इनका, इन द्वीपों का जो है निर्माण फिर होता है। ये जो है आपका टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल।